तो वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो ऑफ कोडिंग क्रिप्ट चैनल। तो इस वीडियो का जो टाइटल है वो है इनपुट आउटपुट। और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, स्ट्रिंग से रिलेटेड पढ़ा था कि स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, स्ट्रिंग्स कैसे काम करती हैं। तो अब इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, इस वीडियो में हम लोग इनपुट या आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। इनपुट आउटपुट में क्या होता है, इनपुट यूजर से इनपुट लेना, उसको आउटपुट में दिखाना। तो ये देख लेते हैं कि ये होता कैसे। इनपुट आउटपुट को समझने के लिए सबसे पहले डेव C++ ओपन कर लो और फिर चेक करते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम ये आउटपुट दिखाते हैं स्क्रीन पे कि आउटपुट कैसे आता है। तो आउटपुट जो दिखाते हैं वो सी आउट जो दिखाते हैं, ये मैं पहले भी इस्तेमाल कर चुका हूँ। लगभग सारी वीडियोस में मैंने ये जो सी आउट है वो इस्तेमाल किया है। तो इसमें यही होता है कि जो मेरा जो मैसेज है, जो मैं सी आउट में जो भी चीज़ लिखूंगा वो क्या होगी, स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, इंटर द नंबर विच यू वांट टू जनरेट। ये मैंने लिखा है टेबल। इंटर द नंबर विच यू वांट टू जनरेट टेबल, ये मैंने एक मैसेज लिख दिया है। मैं क्या चाहता हूँ यूजर से कि वो एक नंबर इंटर करे जो कि फिर टेबल को जनरेट करेगा, टेबल बनाएगा उसी हिसाब से। जैसे वो 5 इंटर करे तो वो 5 का टेबल बना दे, या 6 इंटर करे तो वो 6 का टेबल बना दे पूरा। तो ये कैसे होगा, ये मैंने पहले भी समझाया था, लेकिन वो उसमें मैंने यूजर से इनपुट नहीं लिया था, मैंने उसको वैल्यू को डायरेक्ट ही मैंने वेरिएबल में इंटर कर दिया था। इस तरीके से इंटर करा था मैंने, ऐसे मैंने इंटर कर दिया था। मैंने एक वेरिएबल बनाया था और यहाँ पे लिखा था मैंने टेबल नंबर, और इसके अंदर ही मैंने एक वैल्यू दे दी थी। तो इनिशियलाइज कर दिया था पहले ही। इस चीज़ को क्या बोलेंगे हम, मैंने अपने वेरिएबल की जो वैल्यू थी वो मैंने इनिशियलाइज कर दी थी पहले ही। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर रहा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे इस वेरिएबल में जो मेरा वेरिएबल है, इसमें मैं खुद वैल्यू नहीं दूं, बल्कि यूज़र से वैल्यू लूं और उस हिसाब से मैं टेबल को जनरेट कर दूं या टेबल को मैं प्रिंट करवा दूं। ये सबसे पहला मैसेज मैंने लिखा है, इंटर द नंबर विच यू वांट टू जनरेट। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखेंगे, सी इन, और उसमें सी इन के बाद सी आउट में आउटपुट होगा, और सी इन में क्या होगा, इनपुट। जो इनपुट यूजर देगा तो उसका इनपुट इसमें करेगा वो इनपुट, लेकिन वो किसी ना किसी जगह पे सेव जरूर करेगा इनपुट। तो वो कौन सी चीज होती है, वो होती है वेरिएबल। तो वेरिएबल मैंने जो टेबल नंबर का जो वेरिएबल है वो मैंने ऐसे ही नहीं बनाया है, उसका काम है इस प्रोग्राम में। तो जो मेरा यूजर जो है वो जब कोई चीज एंटर करेगा और फिर कीबोर्ड पे जब प्रेस करेगा, जैसे 5 उसने प्रेस करा और उसके बाद इंटर कर दिया, तो वो जो वैल्यू होगी वो कहीं ना कहीं स्टोर करेगा। कम जो मेरी जो कोड है C++, उसको कहीं ना कहीं वो स्टोर करना पड़ेगा। तो वो कहीं ना कहीं कौन सी जगह होती है, वो होती है वेरिएबल। तो वो उसको वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो ये वेरिएबल जो हम लोग बनाते हैं वो इसीलिए बनाते हैं ताकि इसमें वैल्यू स्टोर कर सकें। मैं यहाँ पे वैल्यू स्टोर करने के लिए ही बनाता हूँ। जैसे मैं खुद यहाँ पे कोई वैल्यू दे देता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि यूजर वैल्यू दे, तो वो भी इसी में ही स्टोर होगी। यूजर से इनपुट लिया है, पहली लाइन में हमने शो करा है, फिर दूसरी लाइन में हमने यूजर से इनपुट लिया है, फिर तीसरी लाइन में मैं क्या करूँगा, अब टेबल नंबर में हमारे पास क्या आ गया है, ये जो यूजर ने इंटर किया होगा। जैसे 6 इंटर कर दिया तो यहाँ पे 6 होगा। तो वेरिएबल में जब 6 है तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो टेबल है वो 6 का टेबल जनरेट हो जाए। तो वो कैसे होगा, सबसे पहले मुझे बार बार क्या चाहिए होगा, 6 चाहिए होगा, और उसका जो नंबर होगा वो बार बार मुझे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। जैसे 6 1
फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, तो ये मुझे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो इसमें इस्तेमाल होगा फॉर का लूप। और शुरू कहाँ से होगा फॉर का लूप? शुरू होगा जो इनिशियल वैल्यू जो होगी फॉर के लूप की, वो क्या होगी? 1। 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि टेबल भी 1 से ही स्टार्ट होता है। 0 से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वो 0 से करेंगे तो टेबल की सबसे पहली वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। जैसे 5 0 जा 0, फिर उसके बाद 5 1 जा 5, इस तरीके से। तो उसके बाद लेस देन और इक्वल टू 10 तक चलेगा। उसके बाद यहाँ पे मैं i प्लस प्लस कर दूंगा। ये क्या बन गया? मेरा एक फॉर का लूप मैंने बना दिया। अब इसके अंदर क्या करना है? इसके अंदर मैंने एक मैसेज बार बार प्रिंट करना है। ये जो मेरा मैसेज है वो बार बार स्क्रीन पे प्रिंट हो। क्या हो? जैसे 2 1 जा 2, तो मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ जो मुझे प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले एक नंबर आएगा जो कि यूजर ने दिया है। तो यूजर ने क्या दिया है? 6 दिया है जैसे कि। तो यहाँ पे कोई 6 या 5 नहीं लिखना है। यहाँ पे क्या करेंगे? हम वेरिएबल ही लिख देंगे। तो जो भी वेरिएबल में नंबर होगा वो खुद ही यहाँ पे वो लिख देगा। जो कंपाइलर जो है वो यहाँ पे लिख देगा खुद ही। उसके बाद आगे क्या आएगा? आगे आएगा मल्टीप्लाई का साइन x। फिर उसके बाद आएगी i की वैल्यू, क्योंकि i की वैल्यू बार बार इंक्रीज होती रहेगी। पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी। इसी तरीके से वो i की वैल्यू जो है, यहाँ पे i की वैल्यू लिखता रहेगा हर दफा। फिर उसके बाद इज इक्वल्स टू का साइन आएगा। और लास्ट में हमारे पास क्या आएगा? रिजल्ट। तो रिजल्ट किसी ना किसी चीज में सेव करना पड़ता है हमें। तो अब रिजल्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे रिजल्ट लिख दिया। तो अब ये क्या है? ये एक वेरिएबल है, मैंने ऐसे ही लिख दिया है, लेकिन अब मैंने रिजल्ट को इस्तेमाल करना। तो किसी ना किसी चीज में सेव होना लाजमी है कि सेव कहाँ पे होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिजल्ट इज इक्वल्स टू। अच्छा, अभी मैंने वेरिएबल नहीं क्रिएट करा, आप देख रहे हैं मैं डायरेक्ट ही यहाँ पे ये वेरिएबल ही है मेरा। लेकिन क्योंकि मेरा अभी प्रोग्राम रन नहीं हुआ है तो मैं अभी नहीं कर रहा। अभी कर दें तो अभी कर दें, अभी कर देता हूँ। मैं वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे इंट रिजल्ट। तो इस तरीके से भी होती है कोडिंग। जैसे पहले वेरिएबल बना देंगे, वेरिएबल जैसे मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया, तो अब मैंने देखा यहाँ पे वेरिएबल लिखा है, तो मैं ऊपर जाके वो वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ। लेकिन गुड प्रैक्टिस क्या होती है? पहले आप यहाँ पे ऊपर ही वेरिएबल बनाएंगे, फिर उसको नीचे इस्तेमाल करेंगे। कभी कभार ऐसा होता है वेरिएबल बना हुआ होता है और वो इस्तेमाल नहीं हो रहा होता, तो मेमोरी वेस्ट हो रही होती है उसकी वजह से। उसके बाद क्या होगा? टेबल नंबर, ये मेरा वेरिएबल है, और उसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे बार बार आई के साथ, क्योंकि आई बार बार इंक्रीमेंट होगा। तो पहले 1 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 6 को रिजल्ट में रख देगा। फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 6 को, फिर रिजल्ट में रख देगा। और वो बार बार रिजल्ट प्रिंट होता रहेगा यहाँ पे। फिर रिजल्ट प्रिंट होगा, फिर रिजल्ट प्रिंट होगा। इस तरीके से ये फॉर का लूप चलेगा और हमारा जो टेबल है वो जनरेट हो जाएगा। और एंड में एक और चीज लिख देते हैं, एंड लाइन। एंड लाइन से क्या होगा कि जब ये प्रिंट हो जाएगा 1 टाइम, तो ये एंड लाइन जब देखेगा तो ये नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। अगर मैं एंड लाइन नहीं लगाऊंगा, एंड एल नहीं लिखूंगा, तो ये क्या करेगा? ये एक ही लाइन में मुझे पूरा जो टेबल है वो जनरेट करके दे देगा, पूरा टेबल लिख के दे देगा एक ही लाइन में। तो अजीब सा भी लगेगा। तो मैं कंपाइल करता हूँ इसको और रन भी करेंगे साथ में। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि कौन सा टेबल आपको चाहिए जनरेट करना है, कौन सा टेबल लिख के दूं मैं आपको। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7। तो इसने क्या करा? इसने मुझे 7 का टेबल जो है वो पूरा लिख के दे दिया। 7 1 7, 7 2 14, इस तरीके से 70 तक। अब मैं 20 तक भी कर सकता हूँ, 20 तक प्रिंट करवाना है तो 20। यहाँ पे क्या करेंगे? आई के लूप, फॉर के लूप को कहाँ तक चलाएंगे? 1 से लेकर
20 तक प्रिंट करवाना है तो मैं 20 तक चला दूंगा तो 20 लिख दूंगा, 40 तक चलाना है तो 40 लिख दूंगा। जैसे यहाँ पे 30 लिख देता हूँ। तो अब मैं चलाता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करूंगा तो देखते हैं 30 तक चलेगा। और वो मुझसे पूछेगा कि कौन सा टेबल जनरेट करना है, तो मैं 2 का कर देता हूँ। तो इसने क्या करा है, मुझे 30 तक जो टेबल है वो लिख के दे दी। तो इसी तरीके से और भी चीज़ें होती हैं, जैसे यूज़र से इनपुट लिया, फिर उसको चेक करना है कि इफ़ की कंडीशन लगा के कि जो यूज़र ने इनपुट दिया है ये अगर इससे ग्रेटर हो या इस नंबर से ग्रेटर हो तो ये मैसेज शो हो, या इस नंबर से ग्रेटर हो तो ये मैसेज शो हो। इस तरीके से जो इनपुट आउटपुट जो है वो इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है कोडिंग में। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो वो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।